हेलो एवरीवन। आज हम 28 जुलाई 2021 के जो जेई मेन का पेपर हुआ है इवनिंग शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने बच्चों से कलेक्ट किया, उसका सॉल्यूशन है। ओके, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। इफ आरएलसी सर्किट इज इन रेजोनेंस, देखो यहाँ पे बच्चों इफ आरएलसी सर्किट इज इन रेजोनेंस, यहाँ पे दिया है इज इन रेजोनेंस। अब जानते हो रेजोनेंस कंडीशन, एलसीआर सर्किट है ना, अगर रेजोनेंस में होता है तो क्या होता है, रेजोनेंस में अगर होता है तो इसका मतलब क्या है, एक्स एल इक्वल हो जाता है एक्स सी के, है ना। अगर इस तरीके से अगर मैं ये कैपेसिटर बना लूँ, ये इंडक्टर बना लूँ और ये रेजिस्टर बना लूँ, तो आप जानते हो ये दोनों इक्वल हो जाता है और कैंसिल हो जाता है ना, एक्सएल एक्सिस से सिर्फ रेजिस्टर बच जाता है। यानी रेजोनेंस के कंडीशन में जो एलसीआर सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है। एट रेजोनेंस जो एलसीआर है वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा, यानी एलसीआर सर्किट को हम सिर्फ रजिस्टर की तरह सोच सकते हैं। ओके, इस तरीके से यहाँ पे जो भी हमारा सर्किट होगा वो होगा। ओके, ठीक है। इफ सर्किट कंपोनेंट है वैल्यू, आर का वैल्यू दे रखा है, एल सी सब का वैल्यू दे रखा है, वी है 254, फाइंड पावर इन द सर्किट। अब पावर निकालना है। अब सिंपल, हमको क्या समझना है, अब सिर्फ ये रेजिस्टिव सर्किट हो गया तब तो सोचना ही है ना। पावर जो पूछा गया है वो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं वी स्क्वायर बाई आर। अगर सिर्फ रजिस्टर होता तो यही तो है वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे वी कौन सा लोगे, आर एम एस, है ना, डीसी की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। वी आर एम एस कितना ये दे रखा है, ये वी आर एम एस ही है, कुछ नहीं है बोला गया, इसका मतलब आर एम एस है। तो ये 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई आर, आर कितना है 5, ये 5 से 50 बार में चला जाएगा और ये आ जाएगा 12500, यानी कि ये आ गया 12.5 किलोवाट एंड द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, आप समझ गए होगे। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये कुछ इस प्रकार है, देखिए बोला गया है a wheel is rotating, देखो a wheel is rotating with an angular speed of 600 rpm। ओके, एक व्हील है जो 600 आरपीएम के स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। इस तरीके से मान लो 600, ये ओमेगा नॉट दे रखा है ना, 600 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट इज गिवन अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। देखो कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन है, जैसे ही एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया इसका मतलब जो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब जो फॉर्मूला है यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ही सिर्फ वैलिड था। ओके, वो दे रखा है 1800 रिवॉल्यूशन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अल्फा दे दिया है 1800 रिवॉल्यूशन पर मीटर स्क्वायर। ओके, फॉर 10 सेकेंड, और टाइम भी दे रखा है 10 सेकेंड। ओमेगा नॉट तो ये रहा दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब कितने बार रिवॉल्व किया, इसका मतलब क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर करके अगर एंगल के टर्म में लिखना चाहो तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब तो सिंपल है, यहाँ पे टाइम का वैल्यू। अब बच्चों देखो, अगर ओमेगा को और अल्फा को रिवॉल्यूशन पर मीटर मिनट में रखते हो या रिवॉल्यूशन पर मीटर स्क्वायर में रखते हो, सॉरी पर मिनट स्क्वायर में रखते हो, ये टाइम क्या है, मिनट में है। यहाँ पे भी टाइम आरपीएम जब बोलते हो तो रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, तो जब मिनट यूज करते हो तो यहाँ टाइम को कन्वर्ट करना होगा मिनट में, यानी 10 सेकेंड कितना हो गया, 10/60, यानी 1/6 सेकेंड हो गया, सॉरी 1/6 मिनट हो गया अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो। ठीक है, चलो तो यहाँ तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा नॉट 600 इंटू 1/6 प्लस हाफ अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 1800 इंटू टाइम स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। सिंपल है, 6 से ये चला जाएगा कितने बार में, 100 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 100
प्लस ये जो होगा 2 से चला जाएगा 900 बार में, और ये 6 दो बार लिखा हुआ है ना, 36 है, यानी ये 900 डिवाइडेड बाई 36 है। ओके, तो ये यहाँ पे आप 100 लिख सकते हो, और ये 4 बार यानी 25 बार में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ये समझ पा रहे हो? हाँ ठीक है, 9 से कट कर दिया और 25 यानी कि 125 रिवॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ comes to the second question, third question. Okay, third question, if kinetic energy of a particle become 4 times, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। देखो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का बात हो रहा है। हम जानते हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो होता है मोमेंटम P इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m k। यहाँ से k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हम बोल सकते हैं जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब बोला गया कि इसका ठीक है ना, या इससे क्या लिख सकते हो? इससे आप लिख सकते हो P2 बाई P1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, प्रोपोर्शनल है तो K2 बाई K1, ऐसे लिख सकते हो प्रोपोर्शनल को। ठीक है, अब बोला गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है 2 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो P2 बाई P1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को अगर K1 एज्यूम करो तो फाइनल, यहाँ देखो बोला गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल बिकम 4 टाइम्स, मतलब अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को K1 बोलो तो जो K2 हो गया फाइनल वो क्या हो जाएगा 4K। ये ना, अगर ये K है इनिशियल को K बोल दो तो ये 4K, K से कैंसिल होके ये कितना आ गया 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, यानी कि P2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P1। इसका क्या मतलब है? P1 क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी जो फाइनल मोमेंटम हो गया, सॉरी काइनेटिक नहीं मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंटम हो गया वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम है। यही तो है, मतलब इनिशियल मोमेंटम डबल हो गया। तो डबल हो जाना मतलब 100 से 200 हो जाना, तो इंक्रीज कितना का हुआ? 100 का ही तो हुआ। मतलब डबल हो जाना क्या है? 100% से इंक्रीज होना। अगर फॉर्मूला से कैलकुलेट करो तो परसेंटेज इंक्रीज है ना इन मोमेंटम। तो देखो 2p इनिशियल माइनस p इनिशियल, ये चेंज ऐसी तो लिखते हैं। परसेंटेज चेंज जब भी निकालना हो तो क्या लिखते हैं? चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100, यही तो होता है वह फॉर्मूला। ठीक, तो 2pi माइनस पी चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था? पी इंटू 100। देखो यहाँ से भी यही आ जाएगा, 2pi से pi सब्ट्रैक्ट करोगे pi बाई pi का मतलब इनिशियल मोमेंटम इंटू 100, तो यहाँ से कितना आ गया 100%। इट मीन्स करेक्ट आंसर इज बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इफ P इक्वल टू Q, अगर बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q, मतलब दो वेक्टर है P और Q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और बोला P प्लस Q इक्वल टू P माइनस Q। अब आप जानते हो P प्लस Q, दो वेक्टर को ऐड करते हो तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? ये इस तरीके से होता है, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो फॉर्मूला में चेंज क्या आता है? यहाँ पे बस माइनस आ जाता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहाँ पे आ जाता है माइनस 2PQ कॉस थीटा। यहाँ पे ये थीटा देखो स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड तो ये स्क्वायर हट जाएगा। ओके, अब इसमें बोला है P और Q दोनों सेम है, यानी ये P स्क्वायर है तो ये भी P स्क्वायर है। ओके, जब दोनों ही P स्क्वायर है तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2PQ है, P और Q दोनों सेम है तो दोनों को एज्यूम कर लो कुछ X है ना। इन सबको मैं एज्यूम कर लेता हूँ P और Q, P को भी X मान लो, मैं एज्यूम कर लिया P इक्वल टू Q इक्वल टू X। तो ये आ जाएगा कितना 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर
कॉस थीटा। अब देखो 2x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगा? चलो इन दोनों को भी कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आ रहा है कॉस थीटा, ओके, और प्लस इसको इधर ला लो अगर चाहो तो, कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा और ये माइनस कॉस थीटा इधर जाएगा तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया? कॉस थीटा 0, कॉस थीटा 0, इसका मतलब क्या? कितना थीटा कितना होना चाहिए? 90, कॉस 90 डिग्री तो 0 होता है, cos थीटा 0, इसका मतलब थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। इट मीन्स करेक्ट आंसर इज बी, 90 डिग्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th. Okay, a body is moved from rest along a straight line by a machine delivering a constant power. देखो यहाँ पे बोला गया एक पावर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, और जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है, जिसमें पावर क्या है? कांस्टेंट है, ऐसा बोल रखा। टाइम टेकन बाय बॉडी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस s इज प्रोपोर्शनल टू, जो s है, सॉरी, टाइम टेकन बाय बॉडी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस s, यानी टाइम s पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, वो 4 ऑप्शन है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, अब जैसे ही पावर दे रखा है कांस्टेंट, अब ये बताओ अगर मैं लिखूं एनर्जी, तो एनर्जी होगा, एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। चलो काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। अब बोला कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो ड्यूरिंग मोशन पावर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब जो उसका पावर है वो चेंज नहीं हो रहा है। और पावर क्या होता है? अगर पावर का बात करूं तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क है, dw बाई डी टी को ही तो बोलते हैं पावर, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से जो ये dw वर्क निकालना हो तो p इंटू डी टी, इसी को इंटीग्रेट करोगे तो हमें वर्क मिल जाएगा। इसका मतलब p इंटू टी जो करोगे तो वो वर्क हो जाएगा। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर लिखते हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, और इस वर्क को क्या लिख सकते हो? p इंटू टी। ओके, वर्क हो गया p इंटू टी, पावर इंटू टाइम क्या हो गया? वर्क एनर्जी, और ये इक्वल है हाफ एम वी स्क्वायर के। तो देखो ये हाफ और m तो कांस्टेंट है, p बोल रखा है कि p कांस्टेंट है, इसका मतलब जो t है यहाँ से आप लिख सकते हो जो v स्क्वायर है वो है t के इक्वल, तो कोई कांस्टेंट लिख सकते हो, इन सबको एक कांस्टेंट c लिख दिया, ठीक। यहाँ पे v लिख सकते हो आप, ये कोई कांस्टेंट, चलो c डैश लिख देता हूँ, और ये स्क्वायर रूट ऑफ टी आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके, आइए आगे इसी क्वेश्चन को समझते हैं। v को क्या लिख सकते हो? अब देखो s और t में हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो v को क्या लिख सकते हो आप? v को लिख सकते हो ना ds बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ds बाई डी टी इक्वल टू, ये कोई कांस्टेंट है, c डैश स्क्वायर रूट ऑफ t। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे ds आप लिख सकते हो c डैश इंटीग्रेट, सॉरी ये c डैश है, कोई भी कांस्टेंट है, c डैश स्क्वायर रूट ऑफ टी, स्क्वायर रूट ऑफ टी का क्या मतलब? टी का पावर 1/2 इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करो दोनों साइड 0 से लेकर s, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से आपको मिल जाएगा s इक्वल टू, ये तो कोई कांस्टेंट है ही, सी डैश, टी का पावर 1/2 इंटू डी टी है, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो रूट टी का क्या हो जाएगा? इसमें 1 ऐड कर दोगे ना, देखो ये इंटीग्रेशन आप जानते हो, टी को में 1 ऐड करोगे तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/2, यानी टी का पावर 3/2, और आपको डिवाइड भी करना होगा 3/2 से, लिमिट 0 से t रख सकते हो आप, वो वही आ जाएगा। अब ये जो कुछ भी यहाँ पे है ये कोई और कांस्टेंट हो जाएगा, इसको मैं k एज्यूम कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ से आ गया s इक्वल टू कोई कांस्टेंट k इंटू टी का पावर 3/2। अब ये t का पावर, इसको ऐसे लिख सकते हो
इस k को इधर लाओ तो s अपॉन k इक्वल टू t का पावर 3/2। ओके, अब देखो यहां से आप अगर t निकालना चाहो तो जो t आ जाएगा वो s अपॉन k का होल पावर, इधर 3/2 है, दूसरे साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3। अब ये k का पावर 2/3 तो कोई कांस्टेंट ही हो जाएगा, यानी t जो है वो प्रोपोर्शनल होगा s का पावर 2/3 के। t इज प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर 2/3। अब देखते हैं कौन ऑप्शन कौन सा है इसमें, s टू द पावर 2/3। यस, option B is correct. This is correct answer. Okay. Now come to the question number 6th. Okay. In 6th question, it is given a uniform rod of Young's modulus y. एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है y, इज स्ट्रेच्ड बाय टू टेंशन T1 एंड T2। देखो एक रॉड है, एज्यूम करो ये कोई रॉड है, इसको दो टेंशन से पुल किया जाता है, नहीं कि ये सेम ही रॉड है, उस पर एक बार टेंशन T1 लगाओ, है ना, इसको चलो एक साइड से ऐसे फोर्स, चलो एक बार पुल करो T1 फोर्स से, ओके T1 फोर्स से, और फिर दूसरे बार इसी को सेम रॉड को पे जो टेंशन लगाओ वो T2 लगाओ, है ना, दोनों साइड से T2 से पुल करो, ये बोला जा रहा है। such that the rod get expanded to length L1 and L2। इस केस में जो इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा वो कुछ हो जाएगा इस तरीके से, एज्यूम करो इसका लेंथ कुछ चेंज हो जाएगा इस तरीके से, ये इसमें जो लेंथ चेंज हो गया, एज्यूम करो जो इनिशियल लेंथ है, ये मैं एज्यूम कर लेता हूं ये कोई इनिशियल लेंथ है L0। अब ओके L0, अब जो फाइनल लेंथ हो गया वो L1 हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी इनिशियल लेंथ L0 था, अब फाइनल लेंथ जब ये लेंथ इसका इंक्रीज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, करो T2 टेंशन पे, तो अब जो ये लेंथ हो गया वो L2 हो गया। इनिशियल कुछ लेंथ है, T1 फोर्स लगाया तो L0 से L1 हो गया, और T2 फोर्स लगाया तो L0 से L2 हो गया। ओके, एक्सपेंडेड लेंथ L1 टू L2, फाइंड इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड। अब इनिशियल लेंथ पूछा है, इसका मतलब L0 हमें फाइंड करना है, यहाँ से हमें क्या समझ आया, L0 इज क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो फाइंड करते हैं। अब बच्चों देखो, आप जानते हो जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वो आप क्या लिख सकते हो, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या मतलब है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही तो होता है। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एज्यूम कर लो एरिया कुछ ए है, फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे T1, तो T1 बाई एरिया ए, एरिया यूनिफॉर्म है दोनों केस में, ए एज्यूम कर लो। y, चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, फाइनल लेंथ तो L1 है और इनिशियल कितना था L0, L1 माइनस L0 डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ कितना है L0। ओके, इसके लिए ये इक्वेशन आ गया। चलो इसके लिए लिखना चाहो तो स्ट्रेस वही T2 बाई ए इक्वल टू यंग्स मॉडुलस y इंटू चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा L2 माइनस L0 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ कितना है नॉट। ओके, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करो, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करो, तो जैसे ही आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड करोगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा T1, देखो T1 बाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो T1 बाई T2 इक्वल टू, यहाँ पे देखो y से y, ये यंग्स मॉडुलस और ये L0 ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा L1 माइनस L0 अपॉन L2 माइनस L0। ओके, यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, L0, ये आप फाइंड कर सकते हो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा T1 L2 माइनस T1 L0 इक्वल टू T2 L1 माइनस T2 L0। हमें L0 फाइंड करना है, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको इस साइड लाओ तो ये आ जाएगा T2 और ये माइनस पहले से है T1 इंटू L0 इक्वल टू T2 L1
और ये माइनस उधर चला जाएगा T1L2। ओके, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से L नॉट कैलकुलेट करना, देखो क्या आ गया, L नॉट इक्वल टू T2L1 माइनस T1L2 divided by T2 minus T1। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हमें ऑप्शन मैच करना है, कौन सा है, नीचे होगा T2 माइनस T1, ऊपर T2L1। ओके, T2L1 माइनस T1L2, T2L1। अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, आप समझ जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, इसको है ना, कुछ भी होगा ये हमारा सही आंसर होगा, जो भी ऑप्शन मैच करे वो हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, time t, velocity c and angular momentum h are chosen as fundamental quantities instead of mass, length and time। मास, लेंथ और टाइम के बदले ये सब देखो, जो जनरली क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम को हम फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी एज्यूम करके और किसी भी क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी का हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि जो टाइम है तो वो तो चलो टी है, लेकिन वेलोसिटी सी हो जाएगा, वेलोसिटी सी। ओके, एंड एंगुलर मोमेंटम एच समझना है, वेलोसिटी को सी समझो और टाइम को टी, इस तरीके से। और हमें क्या पूछा गया है, इन इंस्टीट्यूट ऑफ मास। ओके, इन टर्म्स ऑफ दिस डायमेंशंस ऑफ मास, क्या है, इन टर्म्स ऑफ दिस डायमेंशंस ऑफ मास वुड बी। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ दिस, इन सब के टर्म में टी, ओके, सी एंड एच के टर्म में, ये एंगुलर मोमेंटम है एच, है ना, टी, सी एंड एच, इन सब के टर्म में हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास का डायमेंशन निकालना है। ओके, कोई बात नहीं, चलो, तो मास का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है। आ जाओ, मास, इसका पावर 1, एल तो होगा नहीं, एल का पावर 0 और टी का पावर भी 0, यही तो होगा। मास का कोई डायमेंशन पूछे तो जनरली यही होता है, एम होता है, एल और टी नहीं होता है। ओके, इक्वल टू, अब हमें टी, सी एंड एच के टर्म में बताना है, जिसमें टी तो टाइम है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एज्यूम करो टी है टाइम। अब देखो, मास का डायमेंशन कैलकुलेट करना है टी, सी एंड एच के टर्म में, इसका मतलब समझो, टी, सी, एच, यानी जो फॉर्मेट होगा वो टी का पावर कुछ होगा, यहाँ देखो सी का पावर कुछ होगा और एच का पावर कुछ होगा। हमें पता ही नहीं कि टी, सी और एच का पावर क्या है। ओके, तो हम एज्यूम कर लेते हैं टी का पावर एक्स है। ओके, सी, सी का पावर कितना है, यहाँ पे चलो सी का पावर है y, और जो h है इसका पावर है z, ऐसा मैं एज्यूम कर लिया, यहाँ पे ये z है। अब सोचो, t तो t है, t का पावर x, c क्या है, स्पीड है ना, c क्या है, स्पीड, c स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी इसका डायमेंशन एक्चुअल में क्या होगा, एल टी माइनस 1, तो यहाँ पे आप लिखो एल टी माइनस 1 का होल पावर y। ओके, नाउ अब थर्ड टर्म क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या यूनिट होगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो एल होता है, जनरली यहाँ पे एच से डिनोट किया है, तो वो तो एम वी आर होता है ना। एम का क्या मतलब है, मास, एम, ये मीटर पर सेकेंड है ना, तो मीटर का मतलब एल, और पर सेकेंड टी माइनस 1, और आर एक और एल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस 1, एम एल टू टी माइनस 1, इसका पावर लिख सकते हो जेड। चलो, तो यहाँ पे आ गया m का पावर 1, l का पावर 0 एंड t का पावर 0, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे t देखो, t का पावर क्या क्या हो गया, यहाँ पे तो x है तो x, इसमें तो t का पावर माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई। ओके, और इसमें t का पावर -1 इंटू जेड, माइनस जेड। चलो, t का तो आ गया, अब आ जाओ l का पावर, देखते हैं कि l का पावर क्या है, इसमें l है, इसमें भी l है, l का पावर हो जाएगा y। ओके, और यहाँ से हो जाएगा 2z प्लस 2z, ml। अब आ जाओ,
m हो गया, t हो गया, l हो गया। अब m का पावर लिखते हैं, तो यहाँ से जो m का पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें तो m है नहीं, इसमें तो है नहीं, यानी m का पावर हो गया z। m का पावर z, इस दोनों में तो है ही नहीं। अब क्या करो, यहाँ से इक्वेट करो। देखो m का पावर इधर कितना था, यहाँ पे देखो बच्चों, m का पावर यहाँ पे कितना है 1, और इधर m का पावर कितना है z, और कुछ है नहीं। इसका मतलब z इक्वल टू तो आ गया 1। ओके, z1। इसका मतलब ये हो गया कि z किसका पावर था h, यानी h का पावर तो 1 होने वाला है। तो h का पावर 1 इसमें भी है, h का पावर 1 इसमें भी है, यानी a और b में से कोई आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे के लिए l का पावर 0 है, तो l का पावर 0। ठीक, तो ये जो पावर 0 है इसको इससे इक्वेट करो, तो यहाँ से y प्लस 2z इक्वल टू 0, और z पहले से कैलकुलेट कर चुके हो कितना है 1, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो -2, ये आ जाएगा y का वैल्यू -2। y किसका पावर था, y c का पावर था, यानी c का पावर तो होगा -2, ये सही है, और h का पावर 1, z था, ये दोनों, ये दो मैच कर गया, c का पावर -2 और h, c का पावर -2 और h, ये एक है फर्स्ट में ही, अभी आंसर मिल गया हमारा, है ना। एक ही ऑप्शन है जिसमें ऐसा है, c का पावर -2 और h, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर इज a। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 8. Find relation between gamma, adiabatic constant, and degree of freedom f. Very simple question बच्चों। आप जानते हो क्या, क्या जानते हो कि गामा जो होता है 1 प्लस 2/f, ये फॉर्मूला सब लोग याद करके रखते हैं, है ना। यहाँ से f निकालना है तो गामा -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/f। यहाँ से अगर f निकालना है तो 2 अपॉन गामा -1। वेरी सिंपल, देखो ये फॉर्मूला ही पूछ लिया, f इक्वल टू 2 अपॉन गामा -1, करेक्ट आंसर इज a। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। What is the question? Two identical drops of Hg coalesce to form, दो identical drop है, देखो यहाँ पे बोला two identical drops of Hg coalesce to form a bigger drop, एक bigger drop में convert हो जाता है। दो छोटे छोटे drop होंगे वो बड़े drop में convert हो गए, तो मान लो जो छोटे drop है उसका radius r है, और ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब क्या है, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर। ओके, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ओके, डेंसिटी तो कांस्टेंट ही होगा, है ना। अब भी पहले भी मरकरी है और बाद में भी मरकरी है, तो डेंसिटी तो कांस्टेंट रहा, है ना। इसका मतलब जो वॉल्यूम है, पहले दो ड्रॉप का वॉल्यूम 2 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, ये इक्वल होना चाहिए। अब एक सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये जो हो गया 4/3 पाई, उसका रेडियस भी थोड़ा बड़ा होगा, वो कैपिटल आर ले लिया। ओके, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ से बच्चों आर बाई कैपिटल आर का होल क्यू अगर आप देखो तो ये आ रहा है 1/2। एम आई राइट? ओके, यस, आर बाई कैपिटल आर का होल क्यू इक्वल टू 1/2। ओके, ये कोई रिलेशन आ गया, जब जरूरत पड़ेगा हम यूज करेंगे इसको। ठीक है, आ जाओ, क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप। अब सरफेस एनर्जी बच्चों आप जानते हो क्या होता है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस सरफेस एनर्जी को अगर आप यू से डिनोट करो तो ये आपको पता है कि सरफेस टेंशन अगर एस है तो एस इंटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना आता है 4πr², यही तो होता है। सरफेस एनर्जी यू जो हो गया सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई एरिया, क्योंकि स्फेयर है तो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। ओके, अब तो सिंपल है, किसका किसका रेशियो पूछा है बच्चों, चलो स्मॉल और कैपिटल का, एक मिनट देख लो जरा रेशियो किसका पूछा है, सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप टू स्मॉलर ड्रॉप।
पहले बिगर ड्रॉप का हमें लिखना है, तो बताओ U बिगर डिवाइडेड बाय U स्मॉलर लिखोगे तो U बिगर सरफेस टेंशन तो दोनों केस में सेम ही होगा, मरकरी ही है, छोटा ड्रॉप है तब भी मरकरी, बड़ा ड्रॉप है तब भी वो मरकरी ही है ना। तो S इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई S इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, वेरी सिंपल। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, अब ये आ गया आर स्क्वायर बाई, ये आ गया आर अपॉन आर का पावर 2 यानी होल स्क्वायर, ये पूछा गया। बच्चों अब ये कैसे निकालो, तो देखो यहाँ से आर बाई आर पता है ना, अब कैपिटल आर बाई स्मॉल आर अगर यहाँ से आप फाइंड करना चाहो तो यहाँ से, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हो आर बाई आर, तो ये देखो इसको उल्टा लिख दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, आर बाई आर कर दिया, तो इधर भी 1/2 को क्या लिखना होगा, 2 लिखना पड़ेगा ना, आर बाई आर। अच्छा इधर पावर 3 था, दूसरे साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा पावर 1/3, यानी r बाई आर का पावर है 2 का पावर 1/3, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 का पावर 1/3 और इन सब का होल पावर कितना है 2, इसका मतलब u बिगर बाई u स्मॉलर का जो वैल्यू आ गया 2 का पावर होल पावर 2/3, okay, 2 to the power 2/3 is the correct answer. Okay, now come to the option. Okay, 2 to the power 2/3 is option C. Oh, our correct answer is C. ठीक, now come to the next question, and the question is question number 10. क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ बिटवीन पीवी एंड टी फॉर आइडियल गैस। अच्छा, आइडियल गैस के लिए पीवी और टी के बीच हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वेरी सिंपल। पीवी इक्वल टू आप जानते हो आइडियल गैस के लिए एन आर इंटू टी होता है। अब एक ही आइडियल गैस के लिए ये देखो, ये जो एन आर टर्म है ये तो कांस्टेंट होता है, एन नंबर ऑफ मोल, आर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, इसका मतलब पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, Y इक्वल टू X, Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X का ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से पासिंग थ्रू ओरिजिन, यही तो होता है। तो इस टाइप का शेप किसमें है, जिसमें ओरिजिन से पास कर रहा है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। आवर करेक्ट आंसर इज C, क्योंकि यही है जो इससे पास कर रहा है ना। इस एक्सिस पे PV होगा और यहाँ पे T होगा, है ना, यहाँ पे PV और ये T के बीच ग्राफ है, PV और T के बीच ग्राफ है, PV एंड टी के बीच। ओके, अब ये प्रेशर वॉल्यूम एग्जैक्टली जीरो तो नहीं हो सकता ना, इसलिए ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ है। ओके, चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। फॉर अ बॉडी इन अ प्योर रोलिंग, इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ टाइम्स ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो रोटेशनल है काइनेटिक एनर्जी, जो रोटेशनल है वो इक्वल है हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ये क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब बोला गया अ बॉडी इन प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग का क्या मतलब है, v इक्वल टू ओमेगा आर आप पुट कर सकते हो, तो चलो यहाँ पे वो वैल्यू रख देता हूँ, ये तो हाफ से हाफ कैंसिल ही हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आ गया हाफ एम, वी को रख दो ओमेगा आर, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आई मिल गया, आई हो गया हाफ एम आर स्क्वायर। बताओ एम आर स्क्वायर बाई 2 किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये आप याद करके रखे हो, 4 ऑप्शन है। ये किसका होता है, डिस्क का, डिस्क, डिस्क है ऑप्शन में, डिस्क नहीं है, तो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है ना, सॉलिड सिलेंडर, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। गिवन है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज 499, ये म्यू नॉट, ये होता ही आप जानते हो, फाइंड म्यू आर। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आप जानते हो, म्यू आर क्या होता है 1 प्लस
मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को अगर आप ऐसे एक्स से डिनोट करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कितना है 499, 499 में 1 ऐड कर दो, ये 500 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. इसमें है अ plane electromagnetic wave travels in a free space. Electric field is given. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट आई कैप है, मैग्नेटिक फील्ड भी के कैप दे रखा है. व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ये जानते हो आप, पॉइंटिंग वेक्टर है ना. वेव किधर प्रोपागेट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या होता है, ई क्रॉस बी, है ना. ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़े हो. डायरेक्शन ऑफ जो प्रोपागेशन होता है, प्रोपागेशन वो होता है ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में. जिधर ई क्रॉस बी होगा, यूनिट वेक्टर पूछा है. यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है, डायरेक्शन पूछा है. तो ई क्रॉस बी किधर होगा, तो ई किधर है, ई का ये दे रखा है, यूनिट वेक्टर है आई कैप, कैप क्रॉस जो बी का यूनिट वेक्टर है वो के कैप. तो आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के, आई अगर इधर है आई और के एज्यूम कर लो ऊपर, तो आई क्रॉस के ये किधर आ गया माइनस जे, यानी ये आ गया माइनस जे कैप. correct answer is minus j cap. C is the correct answer. Okay, now come to the question number 14th. इसमें two satellite of mass ma and mb are revolving around a planet of mass m in a radius ra and rb respectively. ra और rb रेडियस है. ओके, मास इतना. तो टाइम, अच्छा टाइम पीरियड और रेडियस के बीच रिलेशन आप जानते हो बच्चों, ये ग्रेविटेशन में पढ़े हो कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के. अगर पाथ सर्कुलर है तो जो रेडियस है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है ना. केपलर्स लॉ यही तो था. ठीक, तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r का पावर 3/2. ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो t2, चलो a भी लिखा है ना, तो आप लिख सकते हो टी ए अपॉन टी बी, ये इक्वल होगा आर ए अपॉन आर बी का होल पावर 3/2. अब सोचो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, यानी न्यूमरेटर ये ज्यादा है ये कम है. ऐसा कब होगा, इफ आर ए इज ग्रेटर. हाँ बिल्कुल सही, अगर ये ज्यादा होना है ये कम होना है तो इधर भी तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तभी तो ऐसा होगा. ऐसा यही ऑप्शन है, ये सही लग रहा है. टी ए इक्वल टू टी बी, मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, ये गलत हो गया. सिर्फ रेडियस पे, ये भी गलत हो गया. आर ए अगर कम हो गया आर बी ज्यादा हो गया तो ये क्वांटिटी 1 से कम हो जाएगा ना, तो उस केस में टी ए ग्रेटर देन टी बी नहीं होगा, है ना. तो जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट क्या सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15th. इफ एन नॉट एक्टिव न्यूक्लियाई बिकम एन नॉट बाई 16 in 80 days. पॉइंट, आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. आप जानते हो कि एन नॉट, मान लो स्टार्टिंग में एन नॉट न्यूक्लियस है, तो एक बार जो हाफ लाइफ होगा उसके बाद आधा हो जाएगा न्यूक्लियस t/2. फिर जो सेकेंड हाफ लाइफ होगा उसमें उसका भी आधा, n0/2 को भी 2 से डिवाइड कर दो तो n0/4, फिर से हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा n0/8, एक बार और हाफ कर दो तो ये आ जाएगा n0/16. तो टी हाफ, फिर से टी हाफ, कितना बार हाफ हुआ 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ ये दे रखा है. कितना है 80 डेज में, ये टोटल n0 से n0/16 80 डेज में होता है, यानी कि यहाँ से आ गया टी हाफ इक्वल टू 80/4, यानी कि 20 डेज इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज बी. ओके बच्चों, ये 15 क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया. जो आगे का जो लगभग 12 और 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह, सॉरी 15 क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. ठीक, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. ओके बच्चों, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए.
अब आप ठीक है, आपको क्या करना है, जो अमेज लर्निंग के यूट्यूब चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है, ताकि जो भी इस तरीके का वीडियो अपलोड हो, जो लेटेस्ट अपडेट्स हो। और अमेज लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो भी बच्चे या जो आपके फ्रेंड्स होंगे जो रिपीट कर रहे होंगे या 11th क्लास में होंगे या 12th में होंगे या 12th पास आउट होकर जेई मेन या नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए बिल्कुल फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जो अमेज लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो रहा है। जो भी बच्चे चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली लेक्चर को अटेंड करें। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे आपके, और रेगुलर हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से कराए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।